वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ कारणवश, पर अब यह सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। अब आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। आज मैं आप सबों के बीच वेल्डर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम वेल्डर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला प्रश्न है कि धातुएं प्रकृति में किस रूप में मिलती है। तो धातुएं प्रकृति में खनिज रूप में मिलती है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या सभी प्रकार की वेल्डिंग में फीलर मेटल का प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो नहीं, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी प्रकार की वेल्डिंग में फीलर मेटल का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी विधि है, यानी इसमें जितने विधि दिए हुए हैं सब धातुओं को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण विधि है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में लगे जोड़ों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसमें उपयुक्त सभी, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शोल्डर का गलनांक निम्नलिखित में से कितना होता है। तो शोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पेल्टर का गलनांक निम्नलिखित में से कितना होता है। तो स्पेल्टर का गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या होता है। तो दुर्घटना का मुख्य कारण लापरवाही का परिणाम होता है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ज वेल्डिंग में ताप कर्म कितना होता है। तो फोर्ज वेल्डिंग में ताप कर्म 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में बिजली का उपयोग कब शुरू हुआ। तो वेल्डिंग में बिजली का उपयोग 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन आर्क को पूर्ण रूप से काम में लाने योग्य किसने बनाया। तो कार्बन आर्क को पूर्ण रूप से काम में लाने योग्य एम बी बर्नार्डोज ने बनाया, इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटेड इलेक्ट्रोड्स के उपयोगों के संबंध में प्रयोग कब शुरू हुआ। तो इसका प्रयोग शुरू 1912 ईस्वी में हुआ, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनमो की खोज कब हुई। तो डायनमो की खोज 18वीं शताब्दी में हुई, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन आर्क द्वारा निम्नलिखित में से
किन धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो इसमें चारों ऑप्शन में जो तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसमें चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर कितने प्रतिशत हैं? तो पानी में ऑक्सीजन की भार के आधार पर 90% है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर कितने प्रतिशत है? तो धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भार के आधार पर 50% है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की तैयारी कब शुरू हुई? तो औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की तैयारी 1892 ईस्वी में शुरू हुई, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसीटिलीन का फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एसीटिलीन का फॉर्मूला इनमें से C4H2 है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसीटिलीन के विषय में मनुष्य को कब पता चला? तो एसीटिलीन के विषय में मनुष्य को 1836 में पता चला, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसीटिलीन की आग को कैसे बुझाना चाहिए? तो एसीटिलीन के आग को रेत या आग बुझाने वाले यंत्र से बुझाना चाहिए, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चाप के प्रभावाधीन हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से कौन सी गैस बनती है? तो इनमें तीनों गैस बनती है, यानी एसिटिलीन भी, मीथेन भी और इथेन भी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ उपयोगी होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेदी के लिए भी उपयोग होता है और खाद डालने के लिए भी उपयोग होता है, तो यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन गैस में गैस का अधिकतम दबाव कितना होता है? तो एसिटिलीन गैस में गैस का अधिकतम दबाव 2 किलोग्राम होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप कितना होता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला किस काम आती है? तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग के लिए काम में आती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दबाव कितना किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दाब 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है? तो हाँ, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का तापमान
लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा हाइड्रोजन से कितनी हल्की होती है। तो हवा हाइड्रोजन से 14.37 गुना हल्की होती है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन कितने तापक्रम पर तरल बन जाती है। तो हाइड्रोजन 252.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तरल बन जाती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन कितने तापक्रम पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो हाइड्रोजन 257.3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ठोस अवस्था में बदल जाती है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण आकार के सिलेंडर में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो साधारण आकार के सिलेंडर में हाइड्रोजन की मात्रा 5.5 घन मीटर होती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रिटार्ट गैस तेल को रिटार्ट में कितने तापमान पर गर्म करने से प्राप्त होती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी 720 से 740 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु में ऑर्गन कितनी होती है। तो वायु में ऑर्गन का भार 1.3% होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑर्गन का उबलांक कितना होता है। तो ऑर्गन का उबलांक 185.7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में 1 से 5% तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीलियम का उबलने का तापमान कितना होता है। तो हीलियम के उबलने का तापमान 452 डिग्री फैक्टर होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग लाल होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाई प्रेशर गेज कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक प्रेशर पढ़ सकती है। तो हाई प्रेशर गेज 300 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक प्रेशर पढ़ सकती है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेशर गेज कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक प्रेशर पढ़ सकती है। तो लो प्रेशर गेज 50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक प्रेशर पढ़ सकती है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है होज पाइप की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो होज पाइप की कम से कम लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन किस अनुपात में उपयोग की जाती है। तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन 1:1 में उपयोग की जाती है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है।
तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग नीला होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नर्म फ्लेम का वेग कितने मीटर प्रति सेकंड होता है। तो नर्म फ्लेम का वेग 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेटोनेशन में फ्लेम का वेग कितने मीटर प्रति सेकंड होता है। तो डेटोनेशन में फ्लेम का वेग 100 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में उपयोग होने वाले दस्ताने किस पदार्थ के बने होते हैं। तो वेल्डिंग में उपयोग होने वाले दस्ताने चमड़ा पदार्थ के बने होते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग रॉड का व्यास कितना होना चाहिए। तो वेल्डिंग रॉड का व्यास लगभग प्लेट की मोटाई के बराबर होना चाहिए, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राइट वर्ड या बैक हेड वेल्डिंग में फीलर रॉड को कैसे घुमाना पड़ता है। राइट वर्ड या बैक हैंड वेल्डिंग में फीलर रॉड को गोल चक्कर में घुमाना पड़ता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फीलर वर्टिकल वेल्डिंग में फीलर रॉड का कोण हमेशा कितना रखा जाता है। तो फीलर वर्टिकल वेल्डिंग में फीलर रॉड का कोण हमेशा 30 डिग्री रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और पहुँचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।